नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। उम्मीद है दोस्तों आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फरवरी 2026 में जो सीटेट का एग्जामिनेशन है आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर का, जुलाई 2024 का, वो डिस्कस करूंगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। इससे पहले मैं पर्यावरण अध्ययन दिसंबर 2024 की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से क्या है। कारण दे रखे हैं। ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा। या इसके अलावा वी कारण, ये समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है, या एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। ये बेसिकली छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करता है, समग्र रूप से पढ़ाना ईवीएस के लिए। और दूसरा क्या है, एकीकृत ईवीएस पढ़ाना बहुत सुविधाजनक होता है। एक दूसरे से सब्जेक्ट जो है कनेक्ट होते हैं, इससे पढ़ाने में आसानी होती है और बच्चे को प्राथमिक स्तर पर समझने में भी आसानी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, 62वां नंबर क्वेश्चन है। एक ईवीएस शिक्षक है, और मतलब आप एक ईवीएस शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है। ऑप्शंस हैं, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, या फिर ऑप्शन 2, उन्हें अजनबियों से दूर रखना चाहिए, या ऑप्शन 3, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें, या ऑप्शन 4, छात्रों के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप का आयोजन करना चाहिए। बच्चों के लिए बताना चाहिए कौन से गुड टच हैं, कौन से बैड टच हैं, कौन से जो हमारे अंग हैं वो प्राइवेट हैं उनको बैड टच के अंतर्गत रखा जाएगा, और कौन से गुड टच है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं ना। अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो पॉक्सो एक्ट के बारे में जान सकें। अजनबियों से दूरी रखनी चाहिए, ऐसा कदापि नहीं है। अजनबी बच्चों को लोग मिलते रहते हैं और उनके साथ भी बच्चे दोस्ती करना पसंद करते हैं। छात्रों के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला, देखिए छोटा बच्चा है, अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ गुड और बैड टच के बारे में अपने माता पिता को बता सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डाटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे ये समझाने के लिए कहा कि विद्यार्थी बीजों की अंकुरण दर में क्यों भिन्नता होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। ये सीड जर्मिनेशन यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, एक्सपेरिमेंट का आकलन करना चाहती है, या फिर ऑप्शन नंबर 2, जो शिक्षिका है वो अनुमान लगाना चाहती है और ये उस अनुमान का कौशल का जो आकलन है वो करना चाहती है, या ऑप्शन 3, निष्कर्ष निकालना चाहती है, ऑप्शन 4, जांच या इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही। बच्चों ने देखा है कि 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं, तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां कौन सी हैं। ऑप्शन 1, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 2, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, ऑप्शन 3, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, या ऑप्शन 4, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। देखिए, तेलंगाना की स्थिति ये है। अब इसके सापेक्ष हम बना लेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बिहार किस तरफ पड़ेगा। देखिए, बिहार यहाँ पर है, तो इसके किस तरफ बिहार है, बिहार होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी उत्तर
पूर्व की तरफ। तो एक ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन भी टर्मिनेट हो जाएगा, बचे दो ऑप्शन। अब देखेंगे गुजरात की स्थिति। गुजरात की स्थिति तेलंगाना के सापेक्ष किधर है? गुजरात की स्थिति ये रही, ये हमारा गुजरात है, ठीक। तो इसके सापेक्ष ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट क्वेश्चन में चौथे क्वेश्चन में चौथे ऑप्शंस में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। यानी गुजरात और बिहार की स्थितियां क्रमशः अगर तेलंगाना के सापेक्ष देखी जाएं तो उत्तर और पूर्व हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल टूल्स ऑफ असिस्टमेंट टू एसिस प्रोसेस स्किल इन ईवीएस। उपकरण है, कह रहा है कि शिक्षक डायरी, या बी परियोजना कार्य, या सी चित्र बनाना, या डी चित्र पठन। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, ऑप्शन 2 है बी सी डी, ऑप्शन 3 है ए सी डी, ऑप्शन 4 है बी सी ए बी डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी। बी प्रोजेक्ट वर्क कौशल के आकलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सी कह रहा है चित्र बनाना। चित्र बनाने के संबंध में कौशल का आकलन किया जा सकता है, तो सी भी हमारा सही है। और डी कह रहा है चित्र पठन। कोई चित्र बना दिया, कि जैसे हमने पुष्प का चित्र बनाया, तो पुष्प में हम बच्चों को बताएंगे देखो ये इसका ये मेल पार्ट है, इसका ये पुंकेसर है, ये स्त्रीकेसर है। तो चित्र पठन भी किया जाता है, परियोजना कार्य किया जाता है, कौशल का आकलन इससे किया जा सकता है, और चित्र बनाने से भी प्रक्रिया कौशल का आकलन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी सी और डी। टीचर्स डायरी से छात्र की प्रक्रिया कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता। टीचर्स डायरी अगर होगी तो बेसिकली वो शिक्षकों के पास होगी। इससे छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने का कोई उचित ये उपकरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि पर्वतारोहियों माउंटेनियर्स होते हैं सफर्स नोज ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड बिकॉज। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का क्या कारण होता है? ऑप्शंस 1 है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, ऑप्शन 2 रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है, ऑप्शन 3 रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के कारण के बराबर हो जाता है, ऑप्शन 4 अधिक ऊंचाई पर खून या रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 67 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसलिए नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर कह रहा है ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ऑप्शन 1 ऊन लकड़ी लोहा, ऑप्शन 2 हवा जल तांबा, ऑप्शन 3 हवा ऊन एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4 ऊन प्लास्टिक और लकड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऊन प्लास्टिक लकड़ी। ये ऊष्मा के कुचालक हैं, यानी पुअर कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं ऊष्मा के। तो बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन है पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? पहली क्षमता है चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, क्या इसका आकलन कर रही है? क्या शिक्षिका अनुमान करें कि अंकुरण जो अंकुरित बीज हैं वो कैसे दिखेंगे, इसका आकलन कर रही है? या फिर निरीक्षण कर रही है, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, या दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो दे रखे हैं ए और बी सही है, बी और सी सही है, बी सी डी सही है, या ए बी सी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी। 70 नंबर क्वेश्चन से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपके एग्जाम में निश्चित ही हेल्प मिलेगी। कह रहा है कि 70 नंबर क्वेश्चन पौधों की एक प्रजाति एक्स है
जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत की 22 भाग में ही पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये स्थानिक प्रजाति है, या लोकल कह सकते हैं, एंडेमिक कह सकते हैं प्रजाति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। तो स्थानिक प्रजाति है, पूरे विश्व में भारत में ही पाई जाती है, तो लोकल है वो, स्थानिक कह सकते हैं, एंडेमिक कह सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात ईवीएस में पर्यावरण क्या है? पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण होता है, या प्राकृतिक पर्यावरण होता है, या सामाजिक पर्यावरण होता है, या सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। देखिए यहाँ पर पर्यावरण का मतलब समझ लेते हैं। पर्यावरण जो बना है वो हिंदी रूपांतरण है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है वो पर्यावरण कहलाता है। तो मानव निर्मित पर्यावरण हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण भी हो सकता है, हमारे आसपास प्राकृतिक भी पर्यावरण है। मानव निर्मित जैसे बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े डैम हैं, पार्क्स हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। सामाजिक पर्यावरण जो सोसाइटी बन रही है, जैसे पड़ोसी है, परिवार है, माता पिता हैं, तो ये सामाजिक पर्यावरण हो गया। सांस्कृतिक पर्यावरण हमारा कल्चर है, हम किस प्रकार से नृत्य करते हैं, किस प्रकार का हमारा खान पान है, किस प्रकार का हम पहनावा पहनते हैं, ये सांस्कृतिक पर्यावरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी और डी चारों इसके जो है वो मीनिंग सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कथन चुनिए जो सही नहीं है। कह रहा है हथनियां झुंडों में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन 3, हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। ऑप्शन 4, 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी जो ईवीएस की पुस्तक है उसमें एक नंदू हाथी नाम से एक चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, तो बच्चे और हथनियां हो गई। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो सही नहीं होगा। तो हमें चूज करने के लिए भी बोला है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन इसमें दे रखा है 20 से 25 हथनियां और बच्चे रहते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 73 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं कौशलों का विकास करता है। वे हैं निम्नलिखित में से गतिविधि दे दी है, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी गतिविधि हैं जो ऑप्शन को आपको सटीक लगता है। एक पहली गतिविधि कह रही है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, दूसरा है स्थानों की दिशाओं को समझना, तीसरा है प्रतीकों और पैमानों को समझना, चौथा है पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप में आरेखण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना। मानचित्र पठन से प्राथमिक स्तर पर बालक में योग्यता और कौशल का विकास होता है। बी ऑप्शन है स्थानों की दिशाओं को समझना, प्राथमिक स्तर पर स्थानों की दिशाओं को, जैसे ये हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कंपास का सिंबल होता है, ये बच्चों को बनाना सिखाया। इसमें बताया ये ईस्ट होता है, इसके अपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और दिशाओं को समझाना होता है, स्थानों की दिशाओं को। अब भारत है, भारत के मध्य में हम बताएंगे ये मध्य है, तो इसके पूरब में बिहार कहाँ पड़ेगा, इसके पूरब में पड़ेगा। और गुजरात कहाँ पड़ेगा, इसके पश्चिम में पड़ेगा। कश्मीर कहाँ पड़ेगा, इसके नॉर्थ साइड में पड़ेगा। और तमिलनाडु इसके साउथ यानी वेस्ट दक्षिण साइड में पड़ेगा। प्रतीकों और पैमाने को समझना, प्रतीक कहीं पे प्रतीक आते हैं, जैसे इस तरीके का प्रतीक देखने को मिलता है, या फिर इस तरीके का प्रतीक देखने को मिलता है,
तो बच्चा बताता है कि ये गिरजाघर है, ये मंदिर है। प्रतीकों और पैमाने को समझना, ये भी सही होता है, ये भी सही है ऑप्शन में, और ये भी सही है। बी और सी, ए बी सी ऑप्शन एक सही है इसका। लेकिन पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप आरेखन नहीं कर सकता बच्चा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे में इतनी योग्यता और कौशल का विकास नहीं होता है कि सटीक रूप से आरेखन कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका घर एक्स पर स्थित है। देखिए एक्स बना लिया। सबसे पहले हम दिशाएं बना लेते हैं। ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट कह देंगे इसको, और इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, इसको साउथ वेस्ट कहेंगे, और इसको साउथ ईस्ट कहेंगे। अब देखते हैं, अब आप एक्स घर पर स्थित हैं, ये कोई एक्स है, यहाँ पर हमने एक्स बना लिया, और आपका विद्यालय बाई पर है। बाई का भी हमने यहाँ पे रख दिया है बाई को, ठीक है। ये हमारा विद्यालय है यहाँ पर, ठीक, ये हमारा विद्यालय हो गया। आपके घर से विद्यालय तक कोई सीधी सड़क नहीं है, जी समझ के, बिल्कुल साहब सीधी सड़क नहीं है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं, पहले ए पर जाते हैं जो एक्स की ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर दूरी पर है। ए कुछ यहाँ पर होगा, ए से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 125 मीटर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। 75 मीटर की दूरी पर हमारा क्या हो गया, बी। कहाँ पर, ए के पश्चिम में, तो 75 मीटर की दूरी हो गई। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। आप सी पर चले गए। सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, लगभग 150 मीटर की दूरी पर क्या है, सी है। 150 मीटर की दूरी पर हो गया सी। फिर सी के ठीक पूरब में 75 मीटर आप की दूरी पर हैं। सी के ठीक पूरब में कहाँ पर, 75 मीटर। ये और ये बराबर हो गया, तो हम कहाँ पर हैं, हम आ गए बाई पर आ गए, ठीक। और बाई हमारा विद्यालय है। तो अब कह रहा है कि बाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की, आपके विद्यालय क्या बाई है और आपका घर एक्स है, तो आपके घर की सही दिशा क्या होगी, किसके सापेक्ष, बाई के सापेक्ष। ऑप्शन नंबर 2, ठीक दक्षिण। देखिए बाई है विद्यालय और एक्स हमारा क्या है, घर। एक्स क्या है हमारा, घर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना खाना, स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है। अच्छा तो खाना खा रहा है, लेकिन जब उसके घर में कभी पालक और हरे पत्तेदार सब्जियां बनती हैं वो अवॉइड कर देता है, वो नहीं खाना चाहता है। तो दोनों को निम्नलिखित में से एक विकार से पीड़ित होने की संभावना है। ऑप्शन 1 है स्कर्वी और अनीमिया, क्वाशियोरकर और अनीमिया। ऑप्शन तीसरा है मोटापा और अनीमिया। ये ऑप्शन चौथा है पेलेग्रा और अनीमिया। देखिए हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो एसेंशियल है बढ़ते हुए बच्चों में उनके रक्त को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन के बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएगा कोई भी, तो क्या हो जाएगा, उसको अनीमिया हो जाएगा। सब बहुत बढ़िया बात है। स्कर्वी यहाँ पर विटामिन सी से संबंधित कुछ नहीं बताया, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, गलत हो जाएगा। क्या मोटापा होगा, देखिए पहले बच्चे में तो मोटापा संभव है क्योंकि वो तला हुआ खाना खाता है, लेकिन राजू स्वस्थ खाना खाता है और घर का बना खाना खाता है, तो मोटापे का राजू में कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। पेलेग्रा क्या हो सकता है, अनीमिया होने की संभावना उसको हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, देखिए पेलेग्रा तो होगा नहीं, ठीक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वाशियोरकर और अनीमिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वाशियोरकर और अनीमिया। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वाशियोरकर और अनीमिया। लेकिन एनसीईआरटी जो आंसर की है उसमें मोटापा और अनीमिया दिया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो क्वाशियोरकर और अनीमिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। 76 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। ऑप्शन 1 दे रखा है ब्रॉस, ब्रॉन्ज, लिथियम। क्या मिश्र धातुओं से बने हैं? देखिए लिथियम अपने आप में एक स्वतंत्र धातु है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3
स्टील, ब्रास, टिन। टिन अपने आप में स्वतंत्र धातु, ये भी नहीं होगा। और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये स्वतंत्र धातु हैं, जबकि एलॉय इसमें सही है। लेकिन स्टील, ब्रॉस और ब्रॉन्ज ये मिश्र धातु हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये तीनों जो धातु हैं वो मिश्र धातु से बनी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। जी बिल्कुल, कथन सही कह रहा है। अब आगे कारण है इसका, उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ सहानुभूति रखते हैं। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। ऑप्शन है कथन और अभिकथन दोनों सही हैं। कारण और अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 3 दे रखा है, अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। या ऑप्शन 4, अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: 1% क्रस्ट, 84% मेटल, 15% कोर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं क्या? 1% पर्पटी, या 84% मेटल, या 15% क्रोड। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी ए बी सी सही हैं। जो पृथ्वी का जो वॉल्यूम है या पृथ्वी का जो आयतन है उसमें 1% प्रॉपर्टी भू प्रॉपर्टी होती है और 80 मेंटल होती है और 15% क्रोड होती है। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन कह रहा है, अल-बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। इब्न बतूता और अल-बरूनी यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण दे रखा है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो 79 नंबर क्वेश्चन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है किंतु आर सही है। अल-बरूनी और इब्न बतूता विदेशी यात्री थे, उन्होंने भारत की यात्रा की, ना कि भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। ये दो अलग अलग देशों के यात्री थे जो भारत आए थे और इन्होंने भारत आने के दौरान, यात्रा करने के दौरान ये पाया कि लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है। 80वां नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है। शिक्षिका कह रही है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न हैं। क्या ये अभिसारी प्रश्न है यानी कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, या काल्पनिक प्रश्न है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, या डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, अपसारी क्वेश्चन है, या फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, दार्शनिक प्रश्न है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। छात्र छात्राएं हैं वो डाइवर्जेंट मतलब ब्रॉड लेवल पे सोचेंगे कि अगर पृथ्वी पर सभी पक्षी मार दिए जाएं, किसी का क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा, किसी बच्चे का कुछ और होगा, कुछ एक से अधिक उत्तर देंगे, तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपसारी प्रश्न या डाइवर्जेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं 81वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 81वां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की 5वीं पुस्तक की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। पहलू दे रखे हैं, जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। दूसरा, वनवासियों जो समुदाय हैं और उनके पास रहने वाले जंगल के बीच घनिष्ठ संबंध। तीसरा है, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। या चौथा, जनजातीय आदिवासियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
बी, सी और डी। इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो कहानी है वो ये बताती है कि ये जो सूर्यमणि हैं इन्होंने पढ़ लिख कर कैसे अपना जीवन बदला और समाज में एक नई क्रांति लाई। और चौथा है जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। जनजाति जो है वनों में रहती हैं तो वनों के उत्पाद बनाती हैं, उनके बारे में इस जो चैप्टर है उसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। देखिए सूर्यमणि जो है वो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं और सूर्यमणि ने एक दीदी हैं वासवी दीदी, उनके साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया था और उसमें काम करने लगी थी ये। और ये सूर्यमणि का एक सपना था अपने कुड़ुक समाज, ये कहाँ से आती हैं, कुड़ुक समाज से आती हैं, कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर उन्होंने गर्व महसूस होता है उनको, और सभी गांव वालों को भी ऐसा होना चाहिए, उनको गर्व करना चाहिए। इनके बारे में ये कहानी दी गई है। सूर्यमणि है 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद के लिए एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007 में आया। कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इसी का वो संदर्भ देती है कि जंगल आपका है और 25 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तो ये विश्वास दिलाती हैं। लोग जंगल में कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, वह उनका जंगल है और वो वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक रखते हैं। उन्हें जंगल से हटाया न जाए, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। ऑप्शन 1 है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है फ्यूजियामा, तीसरा है आल्प पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत निम्न में से कौन सा है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन ए और 2 को विचार कीजिए। एक कथन एक है कोआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, या दूसरा कथन है बीवर पक्षी दो पत्तियों को सींकर घोंसला बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों गलत हैं। ए और बी दोनों गलत हैं। जो कोआ होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। और बीवर जो पक्षी है 2 पत्तों को सीकर नहीं, 2 पत्तों को सीकर जो घोंसला बनाता है वो दर्जन पक्षी बनाता है। कौन सा, दर्जन पक्षी बनाता है। देखिए ये कोआ है, ये सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये दर्जन पक्षी है। ये दर्जन पक्षी जो है 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। ये बीवर है, बीवर लटकता हुआ, उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इस तरीके से जो दिख रहा है आपको, ये बीवर पक्षी बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर कोई तैरना नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। क्यों मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर पानी में नमक ज्यादा होगा, पानी का घनत्व जो है बढ़ जाएगा, उसमें जो व्यक्ति है वो आसानी से तैर सकेगा। तो मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 85 नंबर कह रहा है कि समर अपने छात्रों से, समर एक शिक्षक है, कह रहा है कि अपने छात्रों से परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों नामों के बारे में पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना आदि। सबसे उपयुक्त कारण कौन सा होगा। कह रहा है प्रयोग को प्रोत्साहित करना, एनकरेज एक्सपेरिमेंशन, या ऑप्शन 2 है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, या ऑप्शन 3 है बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्रुप्स, या ऑप्शन 4 गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, एनकरेज होमवर्क। तो आपके अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन। देखिए बच्चा घर पे जाएगा, समाज में जाएगा, और बच्चा घर पे और समाज में जाके पूछेगा, पड़ोसियों से भी पूछ सकता है, परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकता है कि हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम बताओ
जिनको हम भाप दे के उबालते हैं या फिर भूनते हैं या उबालते हैं या तलते हैं। जैसे पकौड़ों को तला जाता है, आलू को उबाला जाता है, भुट्टे को भूना जाता है, और भाप देकर क्या पकाया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाप देकर क्या पकाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है। पहला है चर्चा करता है, दूसरा है प्रदर्शन, या तीसरा क्षेत्र भ्रमण, या चौथा कला एकीकृत शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ACD सही है। 87 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट ईवीएस पाठ्य चर्चा सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाता है। दूसरा है बच्चों की गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में प्याजे के विचार समाजवादी रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 87वें नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। 88वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे हैं, उसी दिन कहां पर 2 बज रहे होंगे? क्या लंदन में, क्या जापान में, क्या ढाका में, क्या कराची में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, लंदन में। लंदन का जो समय है भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। तो अगर लंदन में 2 बज रहे होंगे तो भारत में 7:30 बज रहे होंगे। 2 + 5.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लंदन में। बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच या इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? ऑप्शन 1, छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन 2, छात्रों से उनके या पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। या ऑप्शन 3, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। या ऑप्शन 4, आसपास के क्षेत्रों के में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के अनुभव के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन है ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति सहपाठी पुनरीक्षण। ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन 1, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। ऑप्शन 2, रचनात्मक उपागम। ऑप्शन 3, उपदेशात्मक उपागम। या ऑप्शन 4, आगमनात्मक उपागम। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के इसी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो देख सकते हैं। तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।